सो अपार्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का रह गया था, दैट इज़ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सभी का सब पे साइड इफ़ेक्ट हो, ये इट्स नॉट नेसेसरी. So these are some of the common side effects which are being experienced by the people. First is nausea. nausea का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग जैसी, चक्कर जैसे फीलिंग आना. देन abdominal पेन, हो सकता है किसी ने आईयूडी या कुछ इम्प्लांट कराया है तो उसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लाइक abdominal पेन. देन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, अगर कोई चीज़ इंसर्ट कराई है आर्टिफिशियली and it is not done properly, so that can also cause the bleeding, interrupted bleeding. Irregular menstrual bleeding, अगर उसने हार्मोनल इम्प्लांट लिया है या सपोज करो कि हार्मोन्स ही वो ओरली ले रही है, तो ऑब्वियसली उसका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है दैट विल बिकम लिटिल बिट इरेगुलर. एंड एट लास्ट, which is not so common, it may cause breast cancer also. So अभी जो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू दैट इज़ MTP. MTP stands for medical termination of pregnancy. ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन इसमें वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि दीज आर द इंड्यूस्ड अबॉर्शंस. इंड्यूस्ड का मतलब जो खुद किया जाए, खुद कराया जाए. ठीक है, कुछ अबॉर्शन होते हैं दैट फीमेल इज़ प्रेग्नेंट एंड ड्यू टू सम रीज़न ऑल ऑफ अ सडन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया और फीटस इट इज़ लॉस्ट, तो उसे बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो जाए. इंड्यूस का मतलब है जो डॉक्टर्स करते हैं. ठीक है, सो इंटेंशनल और वॉलंटियर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज़ कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शंस. ठीक है, 45 to 50 million MTPs are performed in all over the world. ठीक है, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies. MTP also help to decrease the population, but this is not meant for this purpose. ठीक है, MTP क्यों करना चाहिए? What could be the reason? The reason could be चलो पहले ये कर लेते हैं. रीज़न कुड बी दैट पर्टिकुलर प्रेगनेंसी इज़ नॉट वांटेड एट दैट टाइम. ठीक है, कोई अनप्रोटेक्टेड मीटिंग हो गई बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड दैट हैज़ रिजल्ट इनटू प्रेगनेंसी एंड दे वांट टू अवॉइड इट, सो देन इट इज़ MTP. इन केस ऑफ सम रेप केसेस और समथिंग. ठीक है, तो जितने भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं दैट कैन बी removed by the method of MTPs. Because of the emotional, ethical, religious, social issues, many countries they have not legalized MTP. ये भी सही बात है, it is not legalized. हमारे इंडिया में भी इफ़ लेडीज़ अंडरगोइंग MTP तो उसको बहुत सारे पहले फॉर्म्स एंड क्वेश्चंस के थ्रू जाना होता है. फाइनली if it is under a proper guidance of a proper doctor. Then Government of India legalized MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse. Such restrictions are to check indiscriminate illegal female feticides which are to be reported high in India. इंडिया में बेसिकली MTP को क्या यूज़ किया जा रहा था? जस्ट टू गेट रिड ऑफ द फीमेल फीटसेस. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फीमेल फीटिसाइड. सुसाइड टाइप होता है ना, IDES. तो फीटस को ख़त्म कर रहे हैं बिकॉज फीटस इज़ अ फीमेल. तो इसलिए MTP के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई कि ऐसे ही कोई भी कहीं भी जाके MTP मेडिकल नहीं करा सकता प्रेगनेंसी. ठीक है, इट हैज़ टू फॉलो सर्टन strict restrictions, strict condition, only then the couple is allowed to go for MTP. Okay, what is the importance of MTP? Avoid unwanted pregnancies due to casual intercourse, failure of contraceptive,
हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे थे बट वो फेल हो गया, ढंग से काम नहीं कर पा रहा, तो दैट रिजल्टेड इनटू अ प्रेगनेंसी एंड इट इज़ एन अनवांटेड प्रेगनेंसी और ड्यू टू सम रेप केसेस, तो उस केस में एमटीपी इज़ यूजफुल. Essential in cases where continuation of pregnancy could be harmful for the mother, fetus or both. जैसे कि I told you that some of the implantations, if fertilization is not at the proper place, isthmus ampla, वहाँ ना हो गए कहीं और फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन भी कहीं गलत जगह पे हो जाएगी, मान लो फैलोपियन ट्यूब में ही हो गई, तो दिस टाइप ऑफ प्रेगनेंसी एक तो वो पूरा टर्म लेगी ही नहीं, क्योंकि उतनी छोटी सी ट्यूब में फीटस इज़ नॉट एबल टू डेवलप. तो रिज़ल्ट क्या है, दैट इज़ हार्मफुल. ठीक है, डेंजरस फॉर्म ऑफ बोन मदर एज वेल एज फीटस, क्योंकि जैसे ट्यूब फटेगी दैट विल बी हार्मफुल फॉर द मदर. तो ऐसी प्रेगनेंसीज को खुद इंड्यूस कर दिया जाता है फॉर एमटीपी. देन अब एमटीपी कब सेफ़ है, ये नहीं कि इट कैन बी डन एट एनी टाइम. MTP is safe only during first trimester, that means first 3 months प्रेगनेंसी की, 12th week ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, इसके बाद अगर किया जाए तो इट इज़ वेरी रिस्की फॉर द मदर के लिए ही रिस्की है, क्योंकि प्रेगनेंसी को तो खुद ही अबॉर्ट कर रहे हैं हम. सो मदर, ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट्स ओके, उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग होएगी उस टाइम पे और एट टाइम्स वो नहीं रुक पाई, तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर द मदर. बट फिर भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट इज़ क्वाइट सेफ दैट एमटीपी कैन बी डन. नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एमटीपी. मेजॉरिटी ऑफ एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, वाई एमटीपी और वाई एमनियोसेंटेसिस दैट वाज बैंड. एमटीपी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और एमनियोसेंटेसिस को सॉर्ट ऑफ बैन ही कर दिया. अब भी एमनियोसेंटेसिस होता है बट आफ्टर फॉलोइंग सो मैनी लीगल पेपर्स. पहले समझो व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस. नाउ इफ़ यू रिमेंबर अगेन दैट डायग्राम, दैट इफ़ दिस इज़ द फीटस, this is the fetus is present in a bag like structure known as amnion. उसके अंदर फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड. तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में देयर आर ब्लड सेल्स ऑफ द फीटस. तो इंजेक्शन की हेल्प से अगर इस फ्लूइड को हम बाहर निकाल लें तो वी कैन हैव द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ द फीटस. तो एमनियोसेंटेसिस जो है इट इज़ actually a test in which the chromosomal pattern of the fetus is checked. अब ये क्यों चेक किया जाता है? In order to see that whether the fetus is normal or the fetus is suffering from some chromosomal abnormality. ठीक है, बट इस पर्टिकुलर टेस्ट का मिसयूज़ होने लग गया. ये मिसयूज़ वाली डेफिनेशन लिखी हुई है दैट इफ़ फीटस का हमें क्रोमोसोम पैटर्न पता चल रहा है. क्रोमोसोम पैटर्न का मतलब ये है कि उसमें कितने क्रोमोसोम हैं, 1 से लेके 23 पेयर्स तक हैं, एक्स है, वाई है, क्यू है, क्या है. तो जब हम क्रोमोसोम को ही स्टडी कर लेंगे दैट मीन्स वी आर एबल टू ईजिली आइडेंटिफाई दैट द व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ द फीटस, मेल और अ फीमेल. ठीक है, बट एमनियोसेंटेसिस इस काम के लिए नहीं बनाया गया था. दैट वाज जस्ट टू डिटर्मिन द chromosomal pattern of the fetus by checking the amniotic fluid. So अगर definition पूछा जाएगा what you will write, amniocentesis is a test that is based on the chromosomal pattern taken from the amniotic fluid. ठीक है, test based on the chromosomal pattern of the fetus, that is by taking the fluid from amniotic cavity or amnion, yeah, by studying the amniotic fluid. But why it was banned? Because this was illegally used for determining the sex of the fetus and which finally led into female feticide. तो आपको ये 3 टर्म
इकट्ठे करने पड़ेंगे जब इसका डिसएडवांटेज लिखना है कि इससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, पता चल जाता है कि फ़ीमेल है, देन फीमेल फीटिसाइड कर लिया जाता है बाय यूजिंग द एमटीपी। ठीक है। प्लस पॉइंट एडवांटेज क्या है एमनियोसेंटेसिस की, कि अगर वाकई उसको कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी ऐसी है कि वो ट्रीट ही नहीं हो सकती और बच्चा हमेशा बेड रिडन रहेगा या बहुत ही भयंकर उसको कोई डिसऑर्डर होने वाला है, तो उस केस में भी नेचुरल बाय टेकिंग प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द लीगल अथॉरिटीज़ देन उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है। दिस इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ एमनियोसेंटेसिस जिसके लिए उसको बनाया गया था। नेगेटिव पॉइंट क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू फीमेल फीटिसाइड। ठीक है। यही प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट एमटीपी के भी लिख सकते हैं। एमटीपी का प्लस पॉइंट क्या है, प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। नेगेटिव क्या है, दिस ऑल्सो कॉज्ड और यूज्ड इन फीमेल फीटिसाइड। ओके, नाउ next topic is STDs, sexually transmitted diseases. So sexually transmitted diseases, they are basically transmitted by having a sexual contact, ठीक है, with a infected person. ठीक, so disease are transmitted through the sexual intercourse. सो इसीलिए इसका नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसको वीडी भी बोलते हैं, वेनरल डिजीज़, इसको आरटीआई भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। सो लर्न द अल्टरनेटिव नेम्स ऑल्सो। अब ये कुछ ग्रुप ऑफ एसटीडीज़ आपको दे रखी हैं एक ही ग्रुप में। So one of your homework is to separate them into 3 columns as bacterial STDs, then viral STDs and fungal STDs. Like gonorrhea, syphilis, ये bacterial STDs हैं। genital herpes, ठीक है, warts, HIV, AIDS, ये सारी क्या हो गई, viral। तो इस तरीके से you have to separate them out। प्लस एक और एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रही हूँ कि इफ़ दिस इज़ अ बैक्टीरियल STD तो ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच कॉज दिस। ठीक है, तो दैट इज़ योर होमवर्क। इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके कि ये किस ग्रुप के अंदर फॉल करता है, बैक्टीरियल, वायरल या फंगल, प्लस उनका कॉजिंग एजेंट का नाम लिखोगे, प्रॉपर साइंटिफिक नेम। Then hepatitis B, HIV, they are also transmitted through as a STD. अब इसका और मेथड कौन सा है ट्रांसमिशन का, अदर देन बाय सेक्शुअल ट्रांसमिशन, बाय शेयरिंग इंजेक्शन और नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। अब इन तीनों को देख के प्लस इसमें अगर हम अनप्रोटेक्टेड मेटिंग भी ऐड कर दें तो इससे सिंपल ये क्लियर होता है कि जो एड्स है दैट इज़ पासिंग ऑन फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर बाय मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड ऑफ द बॉडी। एक इन्फेक्टेड इंसान का फ्लूइड जब किसी नॉर्मल इंसान के फ्लूइड में मिक्स होगा दैट विल कॉज द HIV और एड्स। नाउ दिस फ्लूइड कैन बी ब्लड, this fluid can be semen, this fluid can be milk also from mother to fetus। अदरवाइज भी अगर एक इन्फेक्टेड मदर है तो प्लासेंटा क्रॉस करके दैट कैन HIV वायरस कैन एंटर इनटू द फीटस। ओके, देन एक्सेप्ट हेपेटाइटिस B, genital herpes and HIV, other diseases are commonly curable if detected earlier and treated properly। अब ये क्यों नहीं क्योर हो पाती हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वायरल डिजीज़, और आज जिससे हम डील कर रहे हैं वो भी एक वायरल डिजीज़ है बिकॉज ऑफ विच वी आर सिटिंग एट होम, एंड वायरसेस दे आर नॉट सो ईजी टू डील विद। तो उसका भी रीज़न क्या है, बिकॉज दे हैव RNA एज अ जेनेटिक मटीरियल विच इज़ हाईली म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंज हो जाना। ओके, नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स। अगर किसी को सेक्सुअल
ट्रांसमिटेड डिजीज़ एसटीडी हो गई है तो पता कैसे चले? तो उस पर्सन को कैसे पता चलेगा? इचिंग होएगा उसके प्राइवेट पार्ट्स में, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है इन द जेनिटल रीजन, absence or less significant symptoms in early stages of infection, and due to the social stigma attached to the STDs, the infected person, they feel shy for going to doctor for having proper treatment. So इससे क्या होगा? This will lead to further complications known as PID, pelvic inflammatory diseases. ठीक है, इस पूरी चीज़ का क्या मतलब है कि उसको ये हो सकता है, थोड़ा बहुत इचिंग ही है या डिस्चार्ज हो रहा है जेनिटल एरिया से, पेन हो रही है, बट इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते किसी से, डॉक्टर से बोलने में दे आर फीलिंग शाय, तो ये और ज़्यादा विगरस हो जाएगी. इट विल टेक अप न्यू शेप एंड इट विल एंड अप इनटू PIDs, दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस, जो कि ज़्यादा और डेंजरस है. और अगर ये फीमेल में है तो इसका एक और रीज़न, इसका एक और व्हाट यू कैन से एस्पेक्ट भी हो सकता है, दैट इफ़ अ फीमेल इज़ प्रेग्नेंट और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सम STD, तो दैट मे ऑल्सो कॉज अबॉर्शन. हो सकता है उसको स्टिल बर्थ हो. स्टिल बर्थ का मतलब है कि जब बच्चा जो होता है वो मरा हुआ पैदा होता है. ठीक है. एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक, दैट इम्प्लांटेशन इज़ नॉट नॉर्मल, वो कहीं और जाके इम्प्लांट हो गया. इनफर्टिलिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ STDs. कैंसर हो सकता है बिकॉज ऑफ STDs. ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू STDs and these are very high among the person who are at the age group of 15 to 24, because during this period only they are mating and reproducing, तो ये group of age is more vulnerable, ज़्यादा probable है to get STDs. Prevention: avoiding sex with unknown partners, avoiding mating with multiple partners, use of condoms, and if there is some doubt, some sort of symptom is experienced by the person, then he or she definitely should go and seek the advice of a qualified doctor, detect it and undergo a complete treatment. Okay, the last topic of our chapter, it is art. Art means assisted reproductive technologies to deal with infertility. अभी तक चैप्टर ये था कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, उसको कैसे कंट्रोल करना है बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. देन व्हाट इज़ MTP, amniocentesis, what are STDs. And the last portion is still some of the people, they are dealing with the problem of infertility. So how science has helped these couples by providing them a new technologies known as art, assisted reproductive technologies. इसका full form भी learn करना है. Now first of all we should know what is infertility. That is an inability of any male or female to produce children. Reason can be anything. That can be physical reason, congenital, by birth कोई problem हो सकती है, कुछ disease हो सकती है उसको temporarily, जिसकी वजह से there is no chances of conception, कुछ drugs, कुछ immunological या psychological problem हो सकता है. Specialized healthcare units, infertility clinics, they help in diagnosis and corrective treatments of these disorders. Okay, so बहुत सारी टेक्निक्स इसमें यूज़ हो सकती हैं. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, तो इसमें जो मेन बताई गई हैं, फर्स्ट इज़ आर्टिफिशियल इंसेम. आई एम टेकिंग इट इन अ सीक्वेंस, यहाँ से नहीं शुरू कर रही. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अब इसका क्या मतलब है? नॉर्मली एक मेल इंसेमिनेट करता है इनटू अ फीमेल बॉडी बाय अ नॉर्मल मेटिंग प्रोसीजर. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये है दैट द सीमेन ऑफ द मेल इज़ कलेक्टेड in a container, then it is purified, मतलब उसमें से स्पर्म को सेपरेट कर देंगे
और वो स्पर्म्स जिनकी स्पीड मोटिलिटी ज़्यादा है, then that sperms they are injected into the female tract with the help of a injection like thing. ठीक है, तो यहाँ बाकी सब कुछ नॉर्मल है, बस वो जो मेथड है ऑफ रिलीजिंग द सीमेन इनटू द बॉडी दैट इज़ आर्टिफिशियल, नॉट नेचुरल. डन. नेक्स्ट ICSI, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी आगे जाके बताती हूँ. गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें एक और ऐड हो जाएगा ज़िफ्ट, ZIFT, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, एंड लास्ट इज़ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं. और अगर ये सब भी नहीं देन सरोगेसी. ओके, नाउ फर्स्ट इज़ IVF. इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी से बाहर, इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर. ठीक है, IVF. और प्लीज़ इसमें पहले ये चीज़ क्लियर कर लो, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि बेबी इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब और वो वहीं बन जाएगा पूरा, ऐसा नहीं है. ठीक है, सो इन दिस मेथड फर्टिलाइजेशन इज़ इन विट्रो. जो फर्टिलाइजेशन स्टेप है वो बॉडी के बाहर किया जाता है. ठीक है, उसके बाद बाकी उसका डेवलपमेंट जो है दैट इज़ इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल ओनली. अब इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम द वाइफ और अ डोनर, sperm from the husband or a donor, both of them are collected, then they are induced to form zygote under simulated condition in the lab. मतलब एग और स्पर्म हमने कलेक्ट कर लिया वाइफ हस्बैंड का, अगर वाइफ नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है एग तो डोनर का ले लेंगे, रिवर्स अगर स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा हस्बैंड तो डोनर का ले लेंगे. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम फ्यूज़ कराएंगे, फर्टिलाइज़ कराएंगे इन अ पेट्री डिश, बेसिकली एक प्रॉपर कंडीशंस को मेंटेन करके लैब के अंदर. ठीक है, तो फिर वो ज़ाइगोट बन जाएगा. ज़ाइगोट फिर डिवीजन स्टार्ट कर देगा, 2 सेल 4 सेल, वही वाली जो हमने क्लीवेज करी थी 2 4 8 16. मतलब वो क्या बन गया अब, एम्ब्रियो. ठीक है, देन दिस एम्ब्रियो इज़ ट्रांसफर्ड बैक इनटू द फीमेल बॉडी. Now this embryo transfer is of 2 types. One is ZIFT and one is IUT. ZIFT stands for zygote intrafallopian transfer. इसका क्या मतलब है कि जैसे ही ओवम और स्पर्म को हमने फ्यूज़ किया ज़ाइगोट बना, साथ ही ज़ाइगोट जैसे ही बना उसको हमने ज़ाइगोट को फीमेल बॉडी के फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया. सो ट्रांसफ़र ऑफ ज़ाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 सेल स्टेज तक का, उसको हम जिफ्ट में इंक्लूड करेंगे. इसको हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोड़ेंगे. ठीक है, लेकिन अगर 8 से वो 16 32 आगे सेल्स तक चला गया है तब हम उसको फैलोपियन ट्यूब में नहीं छोड़ेंगे. देन वी विल गो फॉर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस. अब इसको थोड़ा सा समझो, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो 8 सेल स्टेज है उसने 32 सेल स्टेज पे जाके ब्लास्टोसिस्ट बना के इम्प्लांट होना है. तो दैट मीन्स अगर उसको फैलोपियन ट्यूब में छोड़ेंगे तो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक आने में उसको कुछ टाइम लगेगा, उसके पास कुछ डिविजन्स हैं. बट अगर ऑलरेडी वो 32 सेल स्टेज का है या 16-32 सेल स्टेज का है और हम उसको फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देंगे वो तो वहीं इम्प्लांट हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि बाहर फर्टिलाइजेशन कराने के बाद आप किस स्टेज पे उसको इम्प्लांट दोबारा कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो फीमेल बॉडी में. अगर अर्ली ट्रांसफ़र है 8 ब्लास्टोमियर्स तक की ट्रांसफ़र है तो फैलोपियन ट्यूब में रिलीज़ किया जाएगा, सो दैट कि फैलोपियन ट्यूब से नीचे आते यूट्रस उसको कुछ टाइम लगेगा और जब तक 8 जो है वो 16 जो है वो 32 सेल स्टेज तक आ जाएगा एंड इट विल बी इम्प्लांटेड इन द यूट्रस. बट इफ़ इट इज़ मोर देन 8, 16 है 32 है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में नहीं यूट्रस में ही कहीं छोड़ेंगे ताकि वो 1 या 2 क्लीवेज करे और इम्प्लांट हो जाए. डन.
Embryos, they are formed by in vivo fertilization. In vivo means within the body of a female. Also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive. जैसे कि एक नॉर्मल फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई, उसने कंसीव कर लिया, उसकी बॉडी के अंदर जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, बस वहाँ से उस एम्ब्रियो को निकाल के एक दूसरी फीमेल में ट्रांसफ़र कर दिया. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल्सो डन. ऐसी फीमेल जो नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रही बट उसका यूट्रस ओके है, वो कैरी कर सकता है फीटस को फॉर 9 मंथ. ठीक है. तो इस केस में किसी और फीमेल की बॉडी में बनाकर जाइगोट या एम्ब्रियो दूसरी फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाता है. सेकेंड इज़ गैमीट. इसे गिफ्ट भी बोलते हैं. गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. ये बेसिकली उन फीमेल्स के लिए होती है दोज हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रॉपर हेल्दी वायबल एग्स, जो एग्स नहीं बना सकती. सो ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम फ्रॉम अ डोनर into the fallopian tube of another female who cannot produce the ovum. ठीक है. तो ये उस फीमेल में, जैसे हमने सुबह भी पूछा था कि व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम. पहली प्रॉब्लम क्या है कि एग ही नहीं बन रहा फीमेल में. तो उस प्रॉब्लम को कैसे डील करेगा आर्ट? बाय यूजिंग गिफ्ट. तो ऐसी फीमेल में हम एक ओवम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी नॉर्मल फीमेल का. ठीक है. तो जो फीमेल गैमीट नहीं बना सकती लेकिन उसका फेलोपियन ट्यूब इज़ ओके, उसका यूट्रस इज़ ओके, तो फर्टिलाइजेशन स्टेप भी नॉर्मल हो जाएगा और इम्प्लांटेशन हो जाएगा एंड शी विल बी प्रेग्नेंट. क्लियर. सो ये ज़रूर याद रखना है कि आप आर्ट की कौन सी टेक्निक किस टाइप के पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ICSI इसका नाम है. Intracytoplasmic sperm injection. We are injecting sperm into the cytoplasm of ovum. Okay. So injecting sperm directly into the cytoplasm of the ovum. So a laboratory procedure in which a single sperm from the male partner is injected directly into the egg of the female partner. So then the fertilized egg is implanted back into the uterus. So you can see this. ठीक है. ये आप देख सकते हो कि ये लेबोरेटरी में कलेक्शन हो रहा है ना. सी दिस इज़ ए पेट्री डिश. ठीक है. अब इस पेट्री डिश में वो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हुए ही व्हाट ही विल डू, दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंजेक्शन. अब ये माइक्रोस्कोप से ऊपर से लिया हुआ व्यू है. दिस इज़ द ओवम. ये पूरा ओवम है. नाउ यू कैन सी दिस. ये डायरेक्टली जो स्पर्म है उसको बिल्कुल एग में छोड़ा जा रहा है. तो रिज़ल्ट क्या है? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि फर्टिलाइजेशन ना हो. तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एंड फर्टिलाइजेशन के बाद इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. सो दिस इज़ अ 8 सेल स्टेज है वैसे तो ये, इसके बैक साइड पे भी होगा. क्लियर. सो दिस मेथड इज ICSI. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सबसे सिंपल मेथड है. अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है तो सबसे पहले उनको यही दिया जाता है that semen from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina or the uterus of the female. इसलिए इसको IUI भी बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. ठीक है. तो ये बेसिकली उस टाइम यूज़ किया जाता है व्हेन मेल पार्टनर इज़ नॉट एबल टू इंसेमिनेट फीमेल. किसी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन है हस्बैंड में बट द हस्बैंड इज़ नॉट एबल टू इंसेमिनेट द सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी, और हो सकता है उसके स्पर्म का जो काउंट है या उसकी मोटिलिटी है वो थोड़ी कम हो. तो उन दोनों ही केसेस में उसका सीमेन आर्टिफिशियली कंटेनर में कलेक्ट करके उसको प्रिपेयर करेंगे. प्रिपेयर का मतलब है जो अच्छे गुड मोटिलिटी वाले स्पर्म्स हैं उनको सेपरेट आउट करके देन आर्टिफिशियली दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस ऑफ फीमेल वाइफ. ठीक है.
So this is the technique, that is artificial insemination. And last is surrogacy. ठीक है, सरोगेसी में क्या होता है, अ सरोगेट मदर she bears a child for a couple who are not able to produce children. Problem may be that woman is infertile, she is not able to produce egg, not having proper uterus, कुछ भी वजह हो सकती है. The surrogate is impregnated either through artificial insemination or through implantation of embryo produced by in vitro fertilization. हो सकता है कि इसमें एक कपल है, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, तो हस्बैंड का जो स्पर्म है दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस अनदर वुमन. सपोज दिस इज़ वुमन ए और ये उसका हस्बैंड है, ठीक है, बट दिस वुमन ए इज़ नॉट एबल टू, वाइफ को लगा लो वुमन ए, शी इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग्स और कैन नॉट कैरी द फीटस. तो एक किसी और वुमेन का, जिसको हम सरोगेट मदर बोल रहे हैं, उसका एग यूज़ होगा और हस्बैंड का स्पर्म यूज़ होगा. हस्बैंड किसका है इसका, तो दिस वुमेन विल रिसीव द स्पर्म ऑफ हर हस्बैंड बाय द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के मेथड से भी, कि इसका एग और हस्बैंड का स्पर्म आर्टिफिशियली बाहर फ्यूज़ करा के जाइगोट बना के देन इट इज़ इम्प्लांटेड इनटू द back into the surrogate mother. She will deliver the child and hand it over to this couple. Okay, so what are the problems which are related with art? It requires high precision handling, specialized professional, very expensive, so it is not available for all, and it is having very few centers. Plus बहुत सारी emotional, religious and social problems, they are also related with art. So this is the best option. Legal adoption is one of the best method for couples looking for parenthood. So this completes your chapter number 4. I hope आपको समझ आ गया है और लगभग सारी NCERT कवर हो गई है इसके अंदर. Fine.